Devabrata, and today we are going to study the first chapter of the book India, People and Economy to Population. So, what this chapter is about? This chapter is about the population distribution in India, the density of population, कैसे निकालते हैं, distribution कैसे हुआ है different states में, हम ये पूरा जानेंगे इस चैप्टर में. So, India's population is larger than the total population of North America, South America and Australia put together. Can we just imagine? इंडिया का इतना ज्यादा पॉपुलेशन है. वी ऑल नो कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड में. यूएसए का एरिया बहुत ज्यादा है इंडिया से, बट इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. इसीलिए हम बोलते हैं हमारा पॉलिटिकल एरिया जितना है उससे ज्यादा हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. तो हमें कैसे पता? पॉपुलेशन तो ऐसे ही हमको पता नहीं चलेगा ना. हम कोई एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि पॉपुलेशन कितना है. इसीलिए जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसे कहते हैं सेंसस. जो हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था ये हमें याद रखना है. फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो कंप्लीट सेंसस नहीं था, उसमें बहुत सारे चीजें थे जो मिसिंग थे. जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो हुआ था 1872 में. हाँ, जो कॉलोनियल पीरियड है उस टाइम हुआ था हमारा फर्स्ट सेंसस 1872. लेकिन वो सिर्फ वहां पे एकदम प्रॉपर सेंसस नहीं हुआ था सबके नाम के साथ या फिर एज ग्रुप या फिर माइग्रेशन ऐसे करके प्रॉपर सेंसस नहीं हुआ था. फिर कंप्लीट सेंसस हुआ था. जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने के बाद हमारा सेकेंड सेंसस जो हुआ, जो परफेक्ट था प्रॉपर, वो 1881 में हुआ. और उसके बाद से हर 10 साल बाद एक न्यू सेंसस होता है. हमारा लास्ट सेंसस था 2011 में. अब जो नेक्स्ट सेंसस होगा वो 2021 में होगा. Just always keep this in mind कि 10 years का जो स्पैन है 10 years छोड़ के सेंसस होता है. It's quite obvious अगर ये हमारा प्रॉपर सेंसस हुआ ऐसे 91, फिर 2001, फिर 11, फिर अब क्या होगा 21 में सेंसस. ऐसे 10 साल का स्पैन छोड़ के करते हैं. और ये जो 72 था उस टाइम हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था, वो प्रॉपर नहीं था, बट ऑफिशियल प्रॉपर सेंसस 1881 में हुआ था. अब हम देखेंगे हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. दीज आर द टॉप 4 पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया. ये मैंने हाई टू लो में लिखा है. तो अब हम देखेंगे जो हमारे पॉपुलेशन के बारे में है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. फर्स्ट हम देख लेते हैं जो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका और गुजरात. ये सिर्फ इतने सारे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 स्टेट्स मिला के हमारे 76% पॉपुलेशन हो जाता है. इतने सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, वहां में से यही हमारा 76% पॉपुलेशन लेके चला जाता है. तब तो हमारे पास सिर्फ 28 स्टेट्स थे ना, बिकॉज ये कब का दिखा रहा है, ये देखो 2011 का सेंसस दिखा रहा है. तब सिर्फ 28 स्टेट्स ही थे, चेंजेस नहीं हुए थे. तो इतना ही 76 पॉपुलेशन इसी में हो जाता है हमारा 76% पॉपुलेशन. अभी भी तो उतने सारे स्टेट्स बाकी है. तो सोचिए कितना पॉपुलेशन होगा इन स्टेट्स में. अब तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है मैंने ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोला था कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है. दिस इज बेसिकली नंबर्स ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया. एक यूनिट एरिया में अ यूनिट में बी अ स्क्वायर किलोमीटर और स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर. मीटर और सेंटीमीटर बहुत कम हो जाता है, इसलिए हम किलोमीटर में देखते हैं. वो स्टैंडर्ड है इंडिया में. जनरली हम लोग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में देखते हैं एरिया. तो इंडिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 382%
पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि यहाँ से पता चला है कि 50 इयर्स में, लास्ट 50 इयर्स में, सॉरी ये होगा 50 इयर्स, लास्ट 50 इयर्स में इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज किया है 200%। 200% छोटी बात नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है इंडिया का कि लास्ट 50 इयर्स में 200 पॉपुलेशन बढ़ गए हैं। अब देखेंगे अगर हम लोग फर्दर 50 इयर्स में देखेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ भी सकता है, पर स्क्वायर किलोमीटर का घट भी सकता है। ये 200 सिर्फ स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर में बढ़े, पूरे इंडिया में नहीं। इंडिया में तो लाखों करोड़ों बढ़े हैं, बट ये 200% पर स्क्वायर किलोमीटर में बढ़े। मतलब पहले 50 इयर्स पहले, इससे 50 इयर्स पहले हमारा कितना था, अगर हम लोग 200 माइनस करेंगे तो 182। तब 50 इयर्स पहले 182 पॉपुलेशन था पर स्क्वायर किलोमीटर में। अब इंडिया में ये एवरेज पूरे इंडिया का मिला के दिया गया है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम भी है, तो ये एवरेज है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। ये 2001 का है, ये मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया डाटा। ऑल द डाटाज आर टेकन फ्रॉम 2011 सेंसस। अब देखेंगे हमारे जो स्टेट्स हैं, तो सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, तो सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, बिहार में। बिहार में है 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। अब बिहार में क्यों ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में क्यों कम है, ये बहुत सिंपल है। बिकॉज बिहार जो है वो बहुत प्लेन है, और बिहार क्या था अपना, बिहार की राजधानी पटना जो था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र क्या था पहले, ये थी मगधा की कैपिटल, ये मगधा का कैपिटल था। मगधा सबसे प्रॉस्पेरस हमारा कैपिटल बोला जाता है, जो महाजनपदास में सबसे प्रॉस्पेरस कैपिटल था। तो ये क्या है, तो होना ही है, वहां पे फर्टिलिटी है, ट्रांसपोर्ट इजी है, सब कुछ है, एकदम प्लेन टेरेन है, इसीलिए वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन कम है बिकॉज वो एक हिली एरिया है, और वहां इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं है जो कि बिहार में अवेलेबल है। और वो एकदम एक साइड में है, देखिए नॉर्थ ईस्ट के एकदम साइड में अरुणाचल प्रदेश, और कहाँ है, बिहार एकदम मिडिल है इंडिया का, तो वहां पे तो सब कुछ मिलता है, और वहां पे क्रॉप्स भी इतनी अच्छे से इजीली ग्रो होते हैं। और बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का एरिया ज्यादा है, बिहार का एरिया कम है, इसीलिए भी होता है। और सबसे बड़ी बात कि अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, सो वहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं। एंड हम तो जानते ही हैं, जो चाइना से नेफा का कंट्रोल आता है, तो वो एक टेररिस्ट स्पॉट भी है, इसीलिए बहुत लोग वहाँ पे रहना प्रेफर नहीं करते हैं। हमने ये अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, कौन कौन से रीजन के वजह से कहाँ कहाँ लोग रहना पसंद करते हैं और कहाँ कहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। वो आप प्लीज जाके एक बार देख लीजिए, अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देन अब दिल्ली का है पॉपुलेशन 11,320% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब आप पूछेंगे, मैंने आपको बोला कि बिहार का सबसे ज्यादा है स्टेट्स में, सो डोंट मिक्स इट अप। स्टेट्स में सबसे ज्यादा बिहार का है, और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, इसीलिए। और दिल्ली तो इतना से आपको मैप में ढूंढना पड़ेगा, वही एक स्पॉट रहता है, वही है अपना दिल्ली, एक स्पॉट बनाया रहेगा, वही दिल्ली है अपना। तो फिर इसीलिए वहां का भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दिल्ली में जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग आते हैं, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो एनसीआर है, इसीलिए वहां पे बहुत सारे लोग रहना प्रेफर करते हैं। और इसीलिए वहां का जो है वो है 11,320% पर स्क्वायर किलोमीटर। एरिया कम है, इसीलिए लोग कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं। आता है द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अ क्रूड मेजर ऑफ ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप। हाँ, क्योंकि ये जो ह्यूमन और लैंड, हम विदाउट लैंड वी कांट स्टे, हम लोग हवा में तो रह नहीं सकते, वी हैव टू स्टे इन लैंड। सो जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंड एंड द ह्यूमन बींग्स, कि कहीं पे रहने के लिए, कहीं पे रिसाइड करने के लिए हमें जगह चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलता है,
लैंड में, लैंड हमें रहने के लिए जगह प्रोवाइड करती है, तो यही है। तो एनुअल ग्रोथ रेट और डिकेडल ग्रोथ रेट। एनुअल ग्रोथ रेट एज इट्स नेम इज सिग्निफाइंग कि जो एनुअली होता है एक ईयर का, तो इंडिया का जो ईयरली ग्रोथ रेट है वो है 1.64 और डिकेडल ग्रोथ रेट है 17.64। ये दोनों एकदम दिमाग में घुसा के रख दीजिए आप लोग। ये तो बहुत इजी होगा बिकॉज 64 दोनों का है। आप लोग सिर्फ ये 1 है और ये 17 है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिकेडल मतलब 10 ईयर के बाद जो होता है, 10 इयर्स का डिफरेंस होता है, उसके बाद जो हमारा ग्रोथ रेट है वो होता है। तो ये 1.64। अब तो हम देख सकते हैं हम लोगों ने कितना कम किया है कि सिर्फ 1.64% ही बढ़ रहा है, लेकिन एक जो 10 इयर्स में ये 17.64 कर रहा है। अब यही बात है, हमको यही देखना है कि फ्यूचर इयर्स में ये कमता है या बढ़ता है और कौन सी साइड से कमता है। अगर डेथ रेट ज्यादा हुआ तो ठीक है, मतलब जो एज्ड पॉपुलेशन है उनका डेथ रेट अगर ज्यादा हुआ तब ठीक है, लेकिन अगर यंग जो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट ज्यादा हो गया तो ये प्रॉब्लम है, तब ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं कहलाई जाएगी। तो अब देखेंगे the two types of population growth. So there are two types of population growth जिसकी वजह से population बढ़ता है। एक है natural. So the natural growth of population includes CDR and CBR, crude birth rate and crude death rate, जो एक ईयर में होता है। So ये इंक्लूड करता है नेचुरल, बिकॉज ये नेचुरली हो रहा है, कोई जन्म ले रहा है और कोई मर रहा है। और सेकेंड है इंड्यूस्ड। अब इंड्यूस्ड क्या है? वो है इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट्स। इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट्स इन द लैंग्वेज ऑफ जियोग्राफी इज कॉल्ड माइग्रेशन। पॉपुलेशन में मूवमेंट्स को माइग्रेशन का नाम दिया गया है। जो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन होता है, इनवर्ड और आउटवर्ड माइग्रेशन होते हैं, वो आते हैं क्या? इंड्यूस में। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको सिखाया था, जो इमिग्रेशन है वो है इन और जो एमिग्रेशन है वो है आउट, बिकॉज ये ई सिग्निफाइज एग्जिस्ट और इन सिग्निफाइज इन। ये तो सिंपल है। ये इमिग्रेशन और एमिग्रेशन मैंने पूरा नहीं लिखा, आपको समझ में आ ही रहा होगा। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, इन मतलब है इन और ई मतलब एग्जिट, तो आउट। सो ये एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। इट्स अ वेरी इजी ट्रिक टू रिमेम्बर। जो लोग याद नहीं कर सकते हैं भूल जाते, बिकॉज एक्चुअली बात ये है कि हम लोग इमिग्रेशन और एमिग्रेशन इसलिए बोलते हैं ताकि समझ में आए डिफरेंस, लेकिन दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, दोनों ही इमिग्रेशन ही कहलाते हैं। तो इसलिए इट्स क्वाइट टफ टू रिकॉग्नाइज व्हिच वन इज इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो आप इस तरीके से याद रखिए, बिकॉज आपको बोलना तो है नहीं, लिखना है। एंड रिमेम्बर दिस ऑलवेज, कभी भूलना नहीं है। एंड द टू कंपोनेंट्स आर पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर। ये हमेशा इस मतलब क्लास 12 के ज्योग्राफी में हर स्टेप में यही दोनों फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी पॉपुलेशन के बारे में, या फिर किसी भी फील्ड में जो पुल फैक्टर्स और पुश फैक्टर क्या क्या इफेक्ट रखते हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखेंगे जो द ग्रोथ रेट है। सो इंडिया का ग्रोथ रेट इंडिपेंडेंस से पहले कम था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर थोड़ा बाद ही बोल ले हम लोग, जो कि डिप्रेशन है, इसके बाद से ये बढ़ता ही चला जा रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ये बनाया, ये आपके बुक में नहीं है, आप लोग अच्छे से इसे बना सकते हैं, ये आपके बुक में नहीं है, इसीलिए मैंने ये बना के दिया है। सो ये है पॉजिटिव ग्रोथ और ये नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव में हमने कम दिया है बिकॉज ये कम पार्ट है, ये कम है। नेगेटिव में मैं इसे लगा देती हूँ, आपको दिखाई दे देगा। नेगेटिव में ये फ्रेज था, जो फ्रेज 1 है वो एकदम नीचे चला गया था, बिकॉज जो ग्रोथ रेट था वो स्टेशनरी था। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। पुअर हेल्थ कंडीशंस, पुअर फूड कंडीशंस, एकदम मोर्टेलिटी, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, लोग ज्यादा जन्म ही ले रहे थे और जिसकी वजह से भूखमरी थी और हाई डेथ रेट, और बहुत सारे लोग मर रहे थे उस टाइम बिकॉज ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, डिजीजेस थे, इसीलिए लोग ज्यादा मर भी रहे थे उस टाइम।
ये पुअर कंडीशन और स्टेशनरी, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, आप लोग ये बना सकते हैं। देन आता है जो फेज 2 है अपना, फेज 2 आता है 1921 टू 1951, और फेज 1 है 1901 टू 1920 हुआ, और फेज 2 है 1921 टू 1951। तो ये टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का और द ग्रेट डिप्रेशन का। जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ इस टाइम, इसके वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, और उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बहुत ढीली पड़ गई, और इस टाइम बहुत कॉटन बूम भी हुआ, इंडस्ट्रियल बूम भी हुआ, इंडिपेंडेंस भी हुआ, इतना सब कुछ हुआ इसी पीरियड में 51 तक। इसीलिए ये फेज 2 जो एकदम खराब हालत थी हमारी, उससे ये पॉजिटिव में गया, और जो पॉजिटिव में गया वो अभी तक पॉजिटिव है, नेगेटिव में कभी आया ही नहीं इंडिया का पॉपुलेशन। और भाई शुक्र मनाओ, ना आना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव में गया, और इतना ज्यादा पॉजिटिव में गया, पॉपुलेशन बढ़ा, उस टाइम इंडिपेंडेंस मिला, देन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इतने सारे गए हमारे यहाँ से सोल्जर, इसीलिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, यहाँ पे सब पॉजिटिव होने लगा। कॉटन बूम हुआ, जो मैनचेस्टर में कॉटन, जो मैनचेस्टर के कॉटन है वो ब्रिटेन में यूज करने बंद हो गए, क्योंकि झगड़ा था ब्रिटेन और जो यूएसए का, तो इसीलिए इंडियन कॉटन्स वहां पे जाने लगे, और ये बहुत ज्यादा हमारा क्या हुआ, ये कॉटन प्रोडक्शन, जो कॉटन बूम हुआ इस टाइम, तो इसीलिए ये बहुत फायदेमंद हुआ। उस टाइम पैसे ज्यादा आने लगे तो भुखमरी कम हुई, और जहाँ भुखमरी कम होगी तब लोग मरेंगे भी कम, तो इसीलिए इस टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। बर्थ रेट तो हमारा हमेशा हाई था ही। फिर आता है ये जो है अपना फेज 3। अब फेज 3 में क्यों बढ़ा भाई, इंडिपेंडेंस तो मिल गया था, तो हमारा डेवलपमेंट धीरे 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 हो रहा था, जैसा भी हो रहा था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, ट्रीटीज, ये सब कुछ होने लगे, और उसी टाइम हुआ जो अभी भी प्रॉब्लम हम लोग देख ही रहे, जिसकी वजह से इतने झगड़े, इतने सब कुछ हुए, वो था फ्लैश माइग्रेशन। जब 71 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में घुस आए, और इसे ही हमने कहा है जियोग्राफिकल लैंग्वेज में फ्लैश माइग्रेशन। जब इंडिया में बांग्लादेशी, पाकिस्तानीज और नेपालीज घुस आए थे, और वो इलीगली यहाँ पे अभी तक रिसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पे इलीगली रिसाइड कर रहे हैं, जो अभी रोहिंग्या, इतने सारे हैं, सीए है जो हमारा है, या फिर एनआरसी, जिसके वजह से इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल हमारे यहाँ पे, तो सब यही है। उस टाइम 71 में हुआ था फ्लैश माइग्रेशन, जो बहुत सारे इंडियंस को छोड़ के माइग्रेशन हुआ है, इनवर्ड माइग्रेशन हुआ है, उनको भी तो पॉपुलेशन में हम लोग गिरेंगे ना, क्योंकि जगह उनको भी दिए जा रहे हैं, उन लोगों को भी खाना का जो चीज है वो इंडिया ही प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा तो है ही भाई अतिथि देवो भव, सबको सब आ रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे सबको रहने दे रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लैश माइग्रेशन हो गया, और ये जो पॉपुलेशन है आप देख ही पा रहे हैं, मतलब सडनली इतना ज्यादा एकदम ऐसे उड़ गया, यहाँ पे था हमारा पॉपुलेशन, ये एकदम से ऐसे उठ गया, यहाँ पे भी उठ ही रहा है, ये भी बहुत, लेकिन इस टाइम इंडियंस की वजह से, और ये पॉजिटिव था, लेकिन ये पॉजिटिव के साथ साथ हमारा जो ये वाला ग्रोथ फेजेस में नेगेटिव में हुआ, बिकॉज इंडियंस कम और बाहर के लोग, जो बाहर का पॉपुलेशन है वो ज्यादा था। फिर आता है जो फेज 4 है, ये 81 टिल प्रेजेंट। हाँ, इस टाइम पॉपुलेशन स्लो डाउन है, बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए टू स्लोइंग डाउन द पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो रहा था, और अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा, वी नो सबसे ज्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो होगी अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो खाने के जो चीजें होंगी वो कम होते जाएंगे, तो इसीलिए पॉपुलेशन उस टाइम जो था वो कम किया गया। तो अब हम देखेंगे रीजनल वेरिएशन, लो ग्रोथ रेट और एवरेज ग्रोथ रेट इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में। लो ग्रोथ रेट आते हैं केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पुडुचेरी, गोवा। इसका क्या है ग्रोथ रेट,
20 से नीचे है। और एवरेज ग्रोथ रेट के जो स्टेट्स आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है। ये यूके यूनाइटेड किंगडम्स मत सोच लेना, ये उत्तराखंड है अपना यूके इंडिया का। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये इंडिया के जो स्टेट्स है वहाँ के जो एवरेज ग्रोथ रेट्स है, मतलब एवरेज जो ग्रोथ रेट है 20 to 25% में है। ये यहाँ बिलो 20% ग्रोथ रेट है और ये 20 to 25 है। अब अगर हम लोग गौर से देखें तो लो ग्रोथ रेट है जो मैक्सिमम है ये उड़ीसा को छोड़ के ये सारे जो स्टेट्स हैं ये सब कहाँ पे आते हैं, साउथ में। और हम ये सब जानते ही हैं कि साउथ का जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत हाई है। सो बेसिकली जो साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ग्रोथ रेट भी कम है और वहाँ का इसीलिए HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी वहाँ का नंबर 1 है। और केरला सिर्फ साउथ के स्टेट्स में नहीं, ये सिर्फ इन स्टेट्स में नहीं, केरला का पूरे इंडिया में सबसे लो ग्रोथ रेट है, वो है 9.4। और अब हम देखेंगे जो द 6 मोस्ट पॉपुलस जो स्टेट्स हैं इंडिया के वो 1991 और 2001 के हिसाब से वो स्टेट्स है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। लेकिन 2001 जो है ये 2001 to 2011 है, वहाँ पे द आंध्र प्रदेश ग्रोथ रेट वाज फुल। बिकॉज ये भी देखिए साउथ में ये जो ग्रोथ, बिकॉज अगर ग्रोथ रेट ज्यादा रहेगा, ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ये ग्रोथ रेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो मॉर्टेलिटी रेट्स तो होंगे, जो एज पॉपुलेशन है उसकी मॉर्टेलिटी रेट्स उस एज के हिसाब से वो लोग मरे, और जो बर्थ है वो कंट्रोल किया उन्होंने, इसीलिए उनका ग्रोथ रेट कमा और वो लोग ज्यादा डेवलप्ड हुए। तो यही जो साउथ की जो जगह है यहाँ पे मेनली सबके सब साउथ है, साउथ में जो है वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा कम है। अब हम देखेंगे जो नेशनल यूथ पॉलिसी है इंडिया का, ये तो फर्स्ट टाइम 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ये जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने इसे 2014 में क्या किया, रिन्यूड किया। अब नेशनल यूथ पॉलिसी किन सेक्टर, किस एज ग्रुप के लोगों को टारगेट रख के करती है? सो इट टारगेट्स दिस एज ग्रुप, द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29। ये 15 to 29 के जो एज ग्रुप के जो बच्चे, मतलब ये एडोलेसेंट ग्रुप होता है, उस ग्रुप को ये टारगेट रखती है। सो मेनली इस एज में क्या होता है, हमसे गलतियां होती है, क्राइम्स होते हैं, हम मैच्योर्ड नहीं रहते हैं और हमारे जो डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। सो हम लोग गलती कर सकते हैं, क्राइम्स कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें लाइक ड्रग अब्यूज, अल्कोहल एंड बहुत सारी चीजें इसी एज ग्रुप के बच्चों में होती है और दिखाई देती है। सो इन लोगों का जो माइंड हमें चेंज करना है। सो दैट्स वाई ये जो 15 to 29 एज के बच्चे हैं उन लोगों के लिए उन्होंने एक न्यू पॉलिसी 2015 में इंट्रोड्यूस की, वो है नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये क्या है, स्किल डेवलपमेंट एज इन अपना स्किल, आर्ट, ड्राइंग, सिंगिंग, मैकेनिक्स, एनीथिंग। अगर हम लोग अपने माइंड को दूसरे साइड में एंगेज रखेंगे तो गलत कामों के लिए हमारा माइंड काम, मतलब गलत काम हम करेंगे नहीं ना। अगर अच्छी चीजों के लिए अपनी माइंड हम लोग वहाँ पे लगाएंगे, अच्छे काम करने के लिए या फिर खुद को डेवलप करने के लिए, स्किल्स बढ़ाने के लिए। और ये एक और प्रॉब्लम है इस एज ग्रुप के बच्चों, बिकॉज इस टाइम हमें क्या चाहिए होती है, नौकरी, क्योंकि दिस इज द ओनली एज व्हेन वी कैन अर्न।
हमारा इस टाइम लाइवलीहुड अर्न करने के लिए इट्स अ परफेक्ट लाइवलीहुड। और हमें इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो है हम स्किल्ड नहीं है। और एंटरप्रेन्योरशिप ही इंडिया को क्या करेगा और भी ज्यादा डेवलप बना पाएगा। गवर्नमेंट जॉब्स लगा के अगर सब बैठ जाएंगे तो इंडिया डेवलप कैसे होगा? गवर्नमेंट के पैसे, हमारे पैसे ही हमको मिल रहे हैं वापस। अगर हम लोग न्यू स्टार्टअप्स करेंगे, न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तभी तो कंट्री डेवलप होगा। ये प्राइवेट ओनरशिप भी आनी चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सो बेसिकली ये जो 15 to 29 एज है वो उनके अंदर पोटेंशियल होता है, और उस पोटेंशियल को बढ़ावा देने के लिए ये जो नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने 2005 में इंट्रोड्यूस किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये मोदी ने किया है, ये पीएम मोदी का इनिशिएटिव था। ये 2015 में ये किया गया था। तो ये मैंने आपको बोल ही दिया क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं एडोलेसेंस के। आप लोग जितने भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, बिकॉज दिस एज इज एडोलेसेंस, सब लोग एडोलेसेंट एज से ही गुजर रहे हैं। सो आप जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब यहाँ पे एनलिस्ट कर दीजिए। आप लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसीलिए उन्होंने एक टर्म ही यूज किया था, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये आपकी बुक में नहीं है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी वजह से अपना कंट्री जो है वो प्रॉस्पर करेगा, वो है हम द यूथ। इफ द कंट्रीज यूथ आर डेवलपिंग, दैट सजेस्ट दैट द कंट्री इज डेवलपिंग। यूथ अगर डेवलप करेगा कंट्री डेवलप करेगा। यूथ में आइडियाज है, कंट्री का न्यू बहुत प्रॉस्पर होगा, उसमें डेवलपमेंट होगा। और ये बात तो सच है कि अगर यूथ ज्यादा डेवलप्ड होगा तभी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, बिकॉज जो एज पॉपुलेशन है वो उनमें करने की हिम्मत नहीं है। सो यूथ को ज्यादा पॉसिबिलिटीज चाहिए होते हैं अपने कंट्री को डेवलप करने में। ये उसका पोटेंशियल हम ही में है। फिर आते हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन। सो जो रूरल अर्बन कंपोजिशन है यहाँ पे दिखाता है कि लाइक हम लोग का पॉपुलेशन पर है कि कैसे हो रहा है। तो ये यूथ पॉलिसी एक हो गया। तो अब ये जो रूरल अर्बन कंपोजिशन से भी हमको पॉपुलेशन पता चलता है कि कितने लोग गांव में रहते हैं और कितने लोग जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, जो सिटी है। सो बेसिकली बिहार और सिक्किम में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन देखा गया है, और जो गोवा है वहाँ पे लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन है। अब 100% अर्बन पॉपुलेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं नहीं है, गोवा में भी कम है, रूरल पॉपुलेशन कम है, लेकिन बिल्कुल नहीं है हम बोल नहीं सकते। अब आप जाइए और सर्च कीजिए कि सबसे ज्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है, मतलब सबसे ज्यादा नहीं 100% पॉपुलेशन वर्ल्ड की किस कंट्री में। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको आंसर बोलूंगी। तो दादरा एंड नागर हवेली में सारे यूनियन टेरिटरीज में बहुत कम अर्बन पॉपुलेशन है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम रूरल पॉपुलेशन है। लेकिन दादरा एंड नागर हवेली में जो रूरल पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, वो 53.83%। बाकी सारे जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ही ज्यादा है। अब हम देखेंगे जो लिंग्विस्टिक कंपोजिशन है। लिंग्विस्टिक वर्ड डिफाइंस लैंग्वेज स्पोकन। It's the language spoken in different parts of India. So composition में हम ये बहुत जीके का क्वेश्चन है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि there are 22 scheduled languages according to 1903 to 28 में ये हमने डिस्कवर किया था। उसके बाद इसीलिए नहीं किया गया भाई 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ही है। आप लोग ये जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में है किसी में भी आप लोग एग्जाम दे सकते हो। लेट्स मी इन्फॉर्म यू, आप अपनी लैंग्वेज में इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज में भी आप इंडिया के कहीं भी काम कर सकते हो। दैट्स व्हाई दे आर
enlisted in scheduled languages. आप लोग नेट में जाके एक बार देख लीजिए, ये आपको लिखने के लिए नहीं बोलेगा, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव योर नॉलेज आप लोग देख सकते हैं कि जो ये 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। और इन शेड्यूल लैंग्वेजेस में सबसे कम जो यूज होता है वो है संस्कृत और बोडो, और सबसे ज्यादा यूज होता है हिंदी और बंगाली, जो ज्यादा परसेंटेज ग्रुप ऑफ लोग यूज करते हैं। और अब देखेंगे जो एक्चुअली लैंग्वेजेस है, अब ये डिफर करता है, इसका डाटा यहाँ से नहीं आता, ये डिफर करता है, वो है 179 जो सिर्फ लैंग्वेजेस है इंडिया में, सिर्फ लैंग्वेजेस, बिकॉज ट्राइबल्स है, ये सब मिला के आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस मिल जाएंगे। शेड्यूल 22 है, लेकिन लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब शेड्यूल्ड वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिन लैंग्वेजेस को गारंटी किया है वो है। और डायलेक्ट्स है 544। तो सोचिए इतनी लैंग्वेजेस, कितने डायलेक्ट्स है, इसीलिए तो इतना इंडिया इतना डाइवर्स है। और सो मैंने यहाँ का भी सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखेंगे जो लैंग्वेज फैमिली है। सो देयर आर मेनली 4 लैंग्वेज फैमिली, देयर इज ऑस्ट्रिक, दिस इज निषादा, Dravidian, Sino-Tibetan and Indo-European, also known as the Aryans. So mainly हम लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं किसका डोमिनेशन है, आर्यंस का डोमिनेशन है, फिर द्राविडियंस का, फिर ऑस्ट्रिक फैमिली एंड देन फाइनली साइनो-टिबेटियन फैमिली। सो जो आर्यंस है ये जो मेसोपोटामिया का जो मेसोपोटामिया का तरह हमारा जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म हुआ उसी टाइम आर्यंस इंडिया में आई। सो बेसिकली ये 73% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया का कंस्टिट्यूट करते हैं जो आर्यन ग्रुप के हैं। आपको मैं नीचे एक लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे बुक का लिंक है, और वहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो मैं अंडरलाइन करके दे दूंगी। वहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है बहुत अच्छे से कि कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, बिकॉज यहाँ पे हर फैमिली में एक स्टेट 2-3 मतलब एक स्टेट में 2-3 फैमिली के लोग भी रहते हैं, मतलब जो लैंग्वेज फैमिली के लोग भी रहते हैं। तो ये मैं वहाँ पे अच्छे से आपको दिखा दूंगी, आप देखने से वो आप समझ जाओगे। और 1-2 कॉमन स्टेट्स याद रखना जो सारे फैमिलीज में होंगी, ऐसे स्टेट्स हैं। सो जो मेन वर्क अब देखेंगे हम लोग, जो मेन वर्कर्स और मार्जिनल वर्कर्स किसे कहते हैं। सो जो मेन वर्कर्स है वो होता है जो काम करते हैं 183 डेज, ये काम करते हैं 183 डेज इन अ ईयर, एटलीस्ट 183 डेज उनको काम करना ही पड़ता है। 183 डेज मतलब 6 मंथ्स काम करने वाले लोग। और जो मार्जिनल वर्कर्स हैं दे वर्क लेस देन 183 डेज। मेन वर्कर्स दे आर परमानेंट, उनका वेजेस मिल रहा है अच्छे से, उनको मेन वर्कर्स में हम काम करते हैं। और मार्जिनल वर्कर्स लेस देन 183 डेज काम करते हैं एक ईयर में, इसीलिए उनको मार्जिनल वर्कर्स कहा जाता है, वो परमानेंट में नहीं आते। अब हम देखेंगे रिलीजन। रिलीजन इज ऑलवेज बीइंग एन इशू इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे इतनी सारे रिलीजन, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम सब इंडियंस हैं इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। सो यहाँ पे बेसिकली हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जो दूसरे जो स्टेटेड नहीं है, OPR, फिर रिलीजन नॉट स्टेटेड, कुछ कुछ रहते हैं जिनका रिलीजन स्टेटेड नहीं रहता, या फिर ट्राइबल्स, ये सब रिलीजन जो OPR में आते हैं, जैसे ज्यूज बहुत कम है जो यहाँ पे, वो सारे रिलीजन्स आ जाते हैं। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है हिंदू रिलीजन, विच इंक्लूड 79.8%, जिसका सबसे ज्यादा मेजर है यहाँ पे। इसके बाद ही सेकंड मोस्ट डोमिनेटेड है, जो माइनॉरिटीज में सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं वो है मुस्लिम्स, दैट इज 14.2%। फिर आता है क्रिश्चियन, वो है 2.3%, देन सिक्स, देन बुद्धिस्ट, जैन्स, फिर OPR, फिर रिलीजन नॉट स्टेट। सो आप अगर इन दोनों का परसेंटेज अच्छे से याद करके रखेंगे तो ये अच्छा है, बिकॉज जो हाईएस्ट जिसका मेजोरिटी है और माइनॉरिटी में जिसका मेजोरिटी है, ये दोनों रिलीजन्स आप अच्छे से अगर देख के रखेंगे देन इट्स गुड। तो आप
देख लेते हैं स्टेट्स। अब हिंदू तो बहुत सारे स्टेट्स में मिलेंगे, सभी स्टेट्स में मिलेंगे आपको। फिर मुस्लिम कौन कौन से स्टेट्स में ज्यादा मेजोरिटी में रहता है, या फिर मेजोरिटी ऑफ द स्टेट कंटेन्स मुस्लिम पॉपुलेशन है, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, फिर देख लो आप लोग मेघालय, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन ओरिएंटेड स्टेट्स है। फिर आते हैं क्रिश्चियंस। तो क्रिश्चियंस कहाँ पे, मिजोरम में बहुत सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी वहां पे ही है, वहां पे सबसे ज्यादा लोग। फिर केरला, ये सब स्टेट्स आते हैं जहाँ पे क्रिश्चियनिटी ज्यादा है। सिक्स तो भाई पंजाब एंड हरियाणा, हरियाणा में कम है, पंजाब में सबसे ज्यादा है। फिर बुद्धिस्ट और जैन, डिफरेंट स्पॉट्स जो है, लाइक जैन राजस्थान में ज्यादा है, बुद्धिस्ट आपको बौद्ध गया में वहां पे मिलेंगे, या फिर उत्तराखंड में मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट, मतलब इंडिया के डिफरेंट जगह में ये लोग मेजोरिटी में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन डिफरेंट स्पॉट्स में ये लोग हैं। और ओपीआर एंड रिलीजन नॉट स्टेटेड तो इंडिया के हर जगह में ही आपको मिलेंगे, ये मैं क्या और बोलूंगी। उसके बाद आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये आप लोग को एज ए जनरल नॉलेज में जानना चाहिए, वो है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम है। ये 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। और इसका है कि जो बच्चियां हैं उनको अगर हम लोग पढ़ाएंगे, अगर उसी तरीके से हमारा क्या होगा, लिटरेसी जो रेट है वो इंक्रीज होगा। सो एडुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड विल बी वेरी प्रॉस्परस फॉर आवर कंट्री। वो हमको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी देगा, और जो हमारी जो लिटरेसी रेट को भी बढ़ाएगा। बिकॉज यहाँ पे इंडिया इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड वी ऑलवेज हैव टू कीप दिस इन माइंड, बिकॉज ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे लड़कियों को इक्वल राइट्स नहीं मिलता है। अभी बहुत सारे फेमिनिज्म के बहुत सारे लोग आ गए हैं, बट फिर भी किसी पॉइंट में हमारे सारी फीमेल्स को इक्वल राइट्स नहीं मिलता है। तो इसीलिए इट्स अ इनिशिएटिव फॉर गिविंग ऑल द वुमेन्स अ इक्वल राइट टू स्टडी इफ दे आर लिटरेट, इफ दे नो हाउ टू स्टडी और हाउ टू रीड और राइट, दे कैन क्लेम देयर राइट्स, और फिर तभी वो लोग अपनी जो हक की बातें वो कर पाएंगे और उनको ओवर रूल नहीं कर पाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो आपको याद रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। और अगर कुछ क्वेरीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है प्लीज उसे क्लिक कीजिए, और साइड का जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। जब भी मैं कोई न्यू चैप्टर लेके आऊँ आपके सामने तो आप लोग इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे। सो प्लीज डू लाइक, comment and share my video. Thank you.